सब लोग ज्वाइन हो गए? हेलो, चलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब लोग आ गए, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। चलो टाइम मत वेस्ट करो यार, फटाफट आ जाओ। सो नेक्स्ट एमएससी में हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ओके, आवाज आ रही सबको? या चला, डिसऑर्डर ऑफ मेमरी म्हणजे काय सांगा मला. डिसऑर्डर ऑफ मेमरी हे आपण असेस करतो एमएससी करताना. हाऊ, काय काय बघावं लागतं याच्यामध्ये सांगू शकता तुम्ही? मेमरी म्हणजे काय? मेमरी सेंटर कुठलं आहे सांगा मला. मेमरी सेंटर कुठे असतं? हिप्पोकॅम्पस. ओके, येस, त्याच्यामध्ये हिप्पोकॅम्पस. ओके, मेमरी सेंटर. ठीक आहे. हॅलो, मला नंतर कॉल करता का? मी क्लासमध्ये आहे. हा, पण आपण उद्या बोलू, आता क्लास चालू आहे. तुम्ही कुठलं ऑलरेडी जॉईन आहेत का माझ्या याच्यामध्ये? नाव काय तुमचं? मग गो लाईव्ह करा ना तुम्ही ऍप जॉईन केल्यानंतर. तुम्ही दुसऱ्या नंबरवरून कॉल केलात का? हा, ओके. ऐका, ऍप मध्ये जायचं. ऍप मध्ये गेल्यानंतर तिथे गो लाईव्ह दिसतं खाली. तुम्ही जॉईन केलं का नॉर्सेट 5.0? का नाही केलं? पाठवलं मी तुम्हाला. तुम्हाला लिंक दिली आहे ना? नाही पाठवली मी. प्राजक्ता काय आहे तुमचं नाव? 2 मिनिटं थांबा. हा, प्राजक्ता. हा, मी तुम्हाला लिंक दिलेली आहे, त्याच्यावर जॉईन करा पहिलं. नॉर्सेट 5.0 म्हणून आहे तिथे, त्याच्यावर क्लिक करा. ते केल्यानंतर तुम्ही मला रिक्वेस्ट येईल. रिक्वेस्ट आल्यानंतर मी ऍक्सेप्ट करेन आणि त्याच्यानंतर तुम्ही गो लाईव्ह दिसेल तुम्हाला खाली. या, ओके. तर मेमरी सेंटर बेसिकली हिपोकॅम्पस मध्ये असतं. ठीक आहे, ठीक आहे. येस, ओके. देन त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे मेमरी डिसऑर्डर्स असतात: हायपरअमनेसिया, अमनेसिया आणि पॅराअमनेसिया. ठीक आहे. तर बेसिकली याची प्रोसेस कशी असते? मेमरी इज जस्ट लाईक व्हॉट वी से पॉवर ऑफ रिमेंबरिंग. ओके, पॉवर ऑफ रिमेंबरिंग. ओके, मेमरी मीन्स पॉवर ऑफ रिमेंबरिंग, हे लक्षात ठेवा. ओके, याची प्रोसेस कशी असते बघा. कशी असते याची प्रोसेस? सगळ्यात पहिलं स्टिम्युलाय असतो. विदाउट स्टिम्युलाय तर काहीच होत नाही. ओके, स्टिम्युलाय मीन्स इट्स अ रजिस्ट्रेशन. ओके, स्टिम्युलाय मीन्स इट्स अ रजिस्ट्रेशन. ओके, त्याच्यानंतर रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर हे स्टोअर होतं कुठलंही इन्फॉर्मेशन. ओके, स्टिम्युलाय मीन्स एक पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे, ती रजिस्ट्रेशन होतं, फाइंड आउट होते, स्ट्राईक होते, देन त्याच्यानंतर ती स्टोअर होते. कुठे होते स्टोअर? इन ब्रेन. ओके, एक ट्रू किंवा फॉल्स इन्फॉर्मेशन असते ती तुमच्या याच्यात होते आणि त्याच्यानंतर रिकॉल.
हे अशा पद्धतीची ही प्रोसेस असतं. कळलं का तुम्हाला? अशा पद्धतीची हे प्रोसेस असते मेमरीची. ठीक आहे. आता याचे टाइप्स बघू. टाइप्स कोणकोणते आहे? टाइप्स ऑफ मेमरी. एक आहे इमिडिएट. व्हॉट इज इमिडिएट मेमरी? सांगा मला. कोण सांगणार इमिडिएट मेमरी मीन्स? ओके. टाइप्स ऑफ मेमरी मध्ये इमिडिएट मेमरी. म्हणजे इमिडिएट मेमरी असते ती कशी असते? ती बेसिकली याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन फ्यू सेकंद टू फ्यू मिनिट्स. ओके. कळलं का तुम्हाला? हे इन्फॉर्मेशन विदिन अ सेकंड टू मिनिट ही इन्फॉर्मेशन इमिडिएट मेमरी मध्ये असते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरी आहे रिसेंट मेमरी. येस. आता रिसेंट मेमरी म्हणजे काय सांगा? याच्यात कसली इन्फॉर्मेशन किती अवर्सची इन्फॉर्मेशन असते? अवर्स टू येस 2 days म्हणजे 24 hours पर्यंत. ओके. 24 hours यू कन्सिडर 24 hours. ओके. देन त्याच्यानंतर आहे रिमोट मेमरी. सांगा रिमोट मेमरी मध्ये किती इन्फॉर्मेशन, किती दिवसाची इन्फॉर्मेशन असते? कोण सांगणार? याच्यामध्ये येस वीक्स टू मंथ. ओके. ओके. वीक्स टू मंथ. ओके. याच्यामध्ये कुठली इन्फॉर्मेशन? हे रिमोट मेमरी. ओके. कळलं का तुम्हाला? एमसीक्यू विचारतात. ओके. वीक्स टू मंथ और इयर्स तुम्ही लिहू शकता. ओके. समजलं? इमिडिएट मेमरी सेकंड टू मिनिट्स, रिसेंट मेमरी अवर्स टू डे. ओके. त्याच्यानंतर रिमोट मेमरी वीक्स टू मंथ और द इयर. ओके. कळलं सगळ्यांना? त्याच्यानंतर डिसऑर्डर ऑफ मेमरी बघू आता. कुठले असतात डिसऑर्डर्स ऑफ मेमरी? सर्वात पहिला असतो, याचे टाइप्स बघू. हायपर अमनेसिया. ओके. दुसरा असतो अमनेसिया. ओके. आणि तिसरा असतो पॅराअमनेसिया. ओके. आता अमनेसियाचे हे 2 टाइप्स असतात. कुठले असते? 2 नाही, याचे बेसिकली याचे टाइप्स 3 पडतात. ओके. अमनेसियाचे दॅट इज रेट्रोग्रेड, अँट्रोग्रेड अँड जो तिसरा पडतो तो सर्कमस्क्रिप्ट. ओके. असे हे टाइप्स पडतात त्याचे. ठीक आहे. तर सर्वात पहिला आपण बघूया हायपर अमनेसिया. ओके. आता जो हायपर अमनेसिया म्हणजे हा काय असतो बघा. इज एक्सेस. ओके. आणि अमनेसिया मीन्स इज मेमरी. तर लक्षात ठेवा काय होईल याचं मिनिंग? एक्सेस कलेक्शन ऑफ मेमरी. कळलं का? हायपर अमनेसिया मीन्स एक्सेसिव्ह रिटेन्शन ऑफ मेमरी फॉर अ पर्टिक्युलर इव्हेंट. आणि खूप जास्त प्रमाणामध्ये माहिती. कळलं का? म्हणजे त्याची मेमरीज. एक्सेसिव्ह कलेक्शन ऑफ मेमरी. ओके. हायपर अमनेसिया म्हणजे. ओके. कॉमनली कुठल्या पेशंट मध्ये दिसतं हे? मॅनी आणि पॅरानॉइड स्किझोफ्रेनियाच्या पेशंट्स मध्ये. ओके. ओके. कळलं सगळ्यांना? दुसरं बघूया. हा पहिला टाइप झाला. आता दूसरा टाइप बघूया. अमनेसिया. व्हाट इज अमनेसिया? कौन बताएगा? अमनेसिया का मतलब सिंपल है, बताओ मुझे. अमनेसिया इज, कौन बताएगा? फटाफट बोलो. व्हाट इज अमनेसिया? अमनेसिया क्या होता है? चलो जल्दी बताओ. लॉस ऑफ लॉस ऑफ मेमरी और absence ऑफ मेमोरी.
ओके, ठीक आहे, कळलं तुम्हाला? सो देअर आर 3 टाइप्स ऑफ अमनेसिया. ओके, कुठल्या कुठल्या? सर्वात पहिला रेट्रोग्रेड बघून घेऊ आपण. ओके, सांगा, एक्झाम्पल सांगा मला. व्हाट इज रेट्रोग्रेड अमनेसिया? कौन बताएगा मुझे, क्या होता है रेट्रोग्रेड अमनेसिया? यस, ईश्वरी बताओ बेटा, रेट्रोग्रेड अमनेसिया का मतलब क्या होता है? चलो बताओ. चलो बताओ. रेट्रोग्रेड अमनेसिया मीन्स क्या होता है? रेट्रो मीन्स क्या होता है? व्हाट इज रेट्रो? रेट्रो मीन्स प्रीवियस. ओके, रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली. रेट्रो मीन्स प्रीवियस, पिछला. ओके, कोई ट्रॉमा, इंजुरी, सर्जरी, एक्सीडेंट होने के बाद जो पिछली लाइफ थी वो पूरी तरीके से वो भूल जाता है, उसको हम रेट्रोग्रेड अमनेसिया बोलेंगे. ओके, बट इंसिडेंस होने के बाद जैसे वो जाग जाता है, ओके, देन उसके आगे की जो भी जो लाइफ रहेगी या उसमें जो भी उसकी मेमोरी बनेगी वो एकदम इंटैक्ट रहेंगी, यानी इजीली वो रिमेम्बर भी कर पाएगा, इजीली वो समझ भी पाएगा, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी वो भूल जाएगा. एखादा एग्जांपल बताओ मेरे को, कोई मूवी का नाम बताओ. चलो नाम बताओ मूवी का एखादे. इनएबिलिटी टू रिकॉल द मेमोरी. ओके, विच इज, सॉरी, which is associated, okay, before any traumatic event. ओके, समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? और एक एग्जांपल लिखता हूँ. आफ्टर ए ट्रॉमा, इंजुरी, सर्जरी, एक्सीडेंट. ओके, क्या होगा? पेशेंट विल forget his all past life event. ओके, समझ में आ गया क्या आपको? एग्जाम्पल बताओ एक मूवी का नाम. ए बाबा, सब गजनी पे घुस गए. आकाश, सॉरी, अक्षय, वंदना, प्रिया, बेटा गजनी के लिए टाइम है, गजनी आने का है. कुछ भी के कुछ भी मत बोलो, मैंने मूवी का नाम बोल दिया, गजनी पे आ गए. अरे गजनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, ठीक है, वो अभी आगे पढ़ेंगे हम. एंट्रोग्रेड अमनेसिया होता है गजनी बोले तो. रेट्रोग्रेड अलग है. गजनी में क्या होता था? पिछली लाइफ भूलता था क्या वो? उसको कल्पना पता ही रहती थी ना, कल्पना के बारे में वो पहले ही जानता था. दिल का रिश्ता. भाई ये मूवी नहीं देखा था, बट यहाँ पे लोग, हिना नाम की मूवी देखा क्या आपने? हिना, मैं हूँ खुश रंग हिना. ओके, सो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल हिना का. ओके, हाँ. सो हिना नाम की एक मूवी थी, वो बहुत पुरानी मूवी है. उसमें वो देखो, ऋषि कपूर इन का एक्सीडेंट हो जाता है, वो पाकिस्तान में चला जाता है, एंड वो कुछ अपनी पूरी पिछली जो लाइफ है वो सब भूल जाता है. बट उसकी जो नई जो मेमोरी है, नई जो लाइफ, वो जैसे इंजरी के बाद वो उठता है तो उसको उसके बाद की पूरी मेमोरीज, ओके, तो पावर ऑफ रिटेनिंग न्यू मेमोरी वो इंटैक्ट रहता है. ओके, बट पावर ऑफ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, रिटेनिंग
न्यू मेमोरी इज इंटैक्ट। समझ में आ गया क्या? न्यू मेमोरी इंटैक्ट रहेगी, पुरानी मेमोरी पास्ट लाइफ इवेंट सब भूल जाएगा, फॉरगेट हिज पास्ट लाइफ इवेंट। समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया सबको? यस। ये सर हीना, हाँ यस, हीना मूवी देखा होगा, ऋषि कपूर सब भूल जाता है। ठीक है, वो वाला। चलो अभी जो दूसरा बी टाइप है अमनेसिया का, वो है एंट्रोग्रेड। अब इसमें आता है गजनी। ठीक है, एंट्रोग्रेड अमनेसिया। ओके, किसी भी घटना को लंबे समय तक याद ना रख पाना। ओके, इसको बोलते हैं किसी भी घटना को, कोई भी घटना को लंबे समय तक याद नहीं रखना इसको। ओके, तो इसको अभी हम डिफाइन करेंगे। बेसिकली जो रेट्रोग्रेड अमनेसिया है ना, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस किसका है, अगर एमसीक्यू पूछ लिया तो दिस इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कौन से थेरेपी का, बताओ मेरे को क्या होता है, कौन से थेरेपी में रेट्रोग्रेड अमनेसिया हो सकता है, बोलो जल्दी से। भाई ईसीटी देने के बाद रेट्रोग्रेड अमनेसिया हो सकता है, वो भूल जाता है, अमनेसिया होता है। ठीक है, ईसीटी, यस, ईसीटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर ईसीटी पेशेंट को रेट्रोग्रेड अमनेसिया हो सकता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, ये भूलना नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंट्रोग्रेड अमनेसिया। ओके, सो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आफ्टर ट्रॉमा, इंजुरी, सर्जरी, एक्सीडेंट, क्या होगा, पेशेंट डज नॉट फॉरगेट ओल्ड मेमोरी। समझ में आ गया कि आपको ओल्ड मेमोरी फॉरगेट नहीं होगी। ओके, बट क्या होगा, बट द पावर ऑफ रिटेनिंग न्यू एंड ओल्ड मेमोरी हैज लॉस। समजलं का सगळ्यांना? पेशेंट retain the memory only for 10 to 15 minutes। अब आ गए गजनी पे। ओके, so patient is unable to convert his short term memory into the long term memory। ठीक है, so it is also known as short term memory loss। समझ में आ गया सबको अभी एंट्रोग्रेड अमनेसिया के बारे में, और कुछ समझाने की जरूरत है? गजनी समझ में आ गया? यस और नो? यस, समझ में आ गया, यस, वेरी गुड। ओके, inability to convert, okay, inability to convert short term memory into long term memory which is associated after a traumatic event। okay, यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनिक कॉज हो सकते हैं, दैट इज एक्सीडेंट, ट्रॉमा वगैरह कुछ होने के कारण। ओके, तो इसका यही है कि भाई आफ्टर ट्रॉमा, इंजुरी, सर्जरी पेशेंट अपनी
ओल्ड मेमोरी भूलता नहीं है, नॉट फॉरगेट, ध्यान में रखना, नॉट फॉरगेट ओल्ड मेमोरी, ओके, बट द पावर ऑफ रिटेनिंग न्यू एंड ओल्ड मेमोरी हैज लॉस, ठीक है, न्यू एंड ओल्ड मेमोरी रिटेन करने की जो पावर रहती है वो लॉस हो जाती है। सो तो वो जो ओनली 15 मिनट के लिए उसको वो कोरिलेट कर सकता है मेमोरी, पेशेंट रिटेन द मेमोरी ओनली फॉर द 10 to 15 minutes, okay, so he is unable to convert his short term memory into the long term memory, so इनको also known as short term memory loss, okay, देखा होगा ना गजनी में, गजनी की मूवी में आपने देखा ही होगा। यस, वेरी गुड। सो अभी समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट देखेंगे सी, दैट इज सरकमस्क्रिप्ट। सरकमस्क्रिप्ट अमनीसिया, ओके। सो सरकमस्क्रिप्ट अमनीसिया का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, कोई बता सकता है मेरे को? सरकमस्क्रिप्ट अमनीसिया का मतलब क्या होना चाहिए? ये भी इनेबिलिटी टू रिकॉल द मेमोरी which is associated to particular psychological trauma, ओके, समझ में आ गया? इट इज साइकोलॉजिकल कॉजेस है इसका, ओके। तो यहाँ पे पेशेंट क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिकॉल, ओके, बेसिकली इसका एग्जांपल रिप्रेशन हम बोलेंगे, रिप्रेस्ड जो इमोशंस रहते हैं, जो कि पेनफुल रहते हैं, जो कि पेशेंट खुद वो रिकॉल नहीं करना चाहता है, उसको हम रिप्रेस्ड इमोशन बोलते हैं, पेनफुल ट्रॉमेटिक जो चीजें, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जस्ट लाइक एखादा रेप विक्टिम रहती है, या बचपन में उसके पेरेंट्स बच्चे को बहुत मारते थे, या नहीं तो फिर कुछ अलग ट्रॉमा था, ओके, कुछ भी हो सकता है ये। सो ऐसी जो मेमोरीज है जो भी बचपन में घटी, कुछ रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, पेनफुल रहा होगा उसको। सो यहाँ पे वो पेशेंट याद नहीं कर पाता है, ओके, इनएबिलिटी टू रिकॉल द मेमोरी विच इज एसोसिएट विद द पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, लाइक मार खाना, या बचपन में ही कुछ ऐसा अनचाही चीज हो जाना उसके साथ, ओके, या सेक्सुअल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज, या जस्ट लाइक, ओके, सो ऑल दिस, जो भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसके मन के ऊपर जो प्रभाव डाली है, या उसका मन बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गया, ऐसी जो मेमोरीज रहती है वो उसको याद नहीं आती, इसी को बोलते हैं हम सर्कमस्क्रिप्ट अमनेसिया, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेशन, ओके, ऑल्सो नोन एज रिप्रेशन, ओके, रिप्रेशन मीन्स पेनफुल, या मेमरीज बोलेंगे, या पेनफुल थिंग्स, या आठवणी ज्या आपल्या, ओके, सो रिप्रेस द साइकोलॉजिकल ट्रॉमेटिक इवेंट फ्रॉम कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस ट्रॉमा, ओके, तो वो अपने कॉन्शियस माइंड से अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, दैट इज वो याद नहीं आना चाहिए, वो सब जो भी ट्रॉमा रहेगा पेनफुल, वो अपने आप अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ताकि पेशेंट को याद ना आ सके, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्क्रिप्ट अमनेसिया, ओके। उसके बाद जो थर्ड बचता है वो पैरा अमनेसिया, ओके, पैरा अमनेसिया। अब बताओ मुझे व्हाट इज पैरा अमनेसिया, कौन बताएगा मुझे? पैरा अमनेसिया का मतलब कौन बताएगा, बताओ मेरे को, पैरा अमनेसिया का मतलब क्या होता है? पैरा मीन्स व्हाट? पैरा मीन्स फॉल्स and amnesia is memory, okay, okay, paramnesia,
ओके, तो इसका मतलब होता है फॉल्स मेमोरी। ओके, तो फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी। फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी या फॉल्स रिकलेक्शन, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट विल टॉक अबाउट द इवेंट विच नेवर हैपन्स इन हिज लाइफ। यानी पेशेंट ऐसी ऐसी बातें करता है, ऐसे ऐसे इवेंट्स के बारे में बोलता है कि वो पेशेंट के लाइफ में कभी घटी ही नहीं, वो इवेंट वो बताता है। इसमें फॉल्सली वो रिकलेक्ट करता है मेमोरी। ओके, इट्स बिकॉज यहाँ पे कन्फेबुलेशन उसका टाइप बन सकता है, यहाँ पे हम बताता हूँ। ओके, पैरा अमनेसिया का एक टाइप बनता है कन्फेबुलेशन, और देन डिजेव्यू एंड जेम्स व्यू भी बनता है। तो अभी देखो, पैरा अमनेसिया का मतलब फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी या रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। यहाँ पे पेशेंट के साथ जो इवेंट घटे भी नहीं है वो भी वो बात करता है। ही विल टॉक, द पेशेंट टॉक्स अबाउट द इवेंट विच नेवर हैपन्स इन हिज लाइफ। पेशेंट के लाइफ में वो घटना कभी घटी नहीं, ऐसी घटनाओं के बारे में पेशेंट बात करता है, उसको हम पैरामनेसिया बोलते हैं। उसका सबसे पहला टाइप है पैरामनेसी का, दैट इज कॉल्ड एज कन्फैबुलेशन। व्हाट इज कन्फैबुलेशन, बताओ। कन्फेबुलेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे कन्फेबुलेशन का मतलब। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेमोरी लॉस, ये काय के बारे में बात कर रहे हो ईश्वरी, मुझे समझ में नहीं आया। गैप नहीं, सर्टेन टाइप टाइप ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेमोरी लॉस। ये ईश्वरी आप किसके बारे में बात कर रहे हो, या ये। यस, सौरभ सोनटके, इट्स वेरी गुड बेटा। गैप इन मेमोरी, कन्फेबुलेशन इज नथिंग बट फिल इन द ब्लैंक। जो ब्लैंक स्पेस रहता है वहां पे फॉल्स स्टोरीज या कुछ ऐसी चीजें जो अननेसेसरी चीजें वो भरता है, उसको हम कन्फेबुलेशन बोलते हैं। तो बेसिकली इसकी है, मेमोरी में आए गैप को झूठी जो घटनाएं रहते हैं उससे भरने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप। हो सकता है कुछ गैप आ जाती है मेमोरी में, सो उसको फीलिंग फील करता है बाय द फॉल्स मेमोरी। ओके, यूजिंग फॉल्स मेमोरी। ओके, filling the memory gap by using a false memory। ओके, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। fill the memory by using false collection of memory। ओके, किसमें दिखेगा, सीन इन अल्जाइमर डिसीज। ओके, अल्जाइमर डिसीज में ये दिखता है कि जो मेमोरी में जो गैप रहती है उसको अल्जाइमर डिसीज है, ओल्ड एज में होता है। ओके, अल्जाइमर्स। ओके, जो न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं उसका, न्यूरॉन डैमेज नहीं, क्या बोलते, यस बताऊंगा बाद में, अल्जाइमर डिसीज जब पढ़ाएंगे। ओके, सो यहाँ पे जो ओल्ड एज रहते हैं, ओके, सो उसमें अल्जाइमर डिसीज फाइंड आउट होता है उनमें। ओके, तो ऐसे इसमें जो मेमोरी गैप रहती है वो लोग फॉल्स मेमोरी, उनकी जो भी फॉल्स मेमोरी से वो चीजें भरने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्फेबुलेशन। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज डिजाव्यू। व्हाट इज डिजाव्यू, बताओ, डिजाव्यू का मतलब क्या होता है। ओके ओके ओके, सरकमस्क्रिप्ट का, यस राइट, हाँ।
सो यहाँ पे कन्फेबुलेशन मीन्स फिलिंग द गैप बाय यूजिंग फॉल्स मेमोरी इज द राइट आंसर फॉर द कन्फेबुलेशन। व्हाट इज डिजाव्यू? डिजाव्यू का मतलब क्या होता है बताइए? डिजाव्यू सिंपल चीज है, फैमिलियर, इसका आप लिख सकते हो अनफैमिलियर सिचुएशन परस्यूज एज ए फैमिलियर। जो अनफैमिलियर है मीन्स कोई वस्तु, इंसान या चीज जो कभी उसने देखी नहीं है, उसको भी लगता है कि वो उसने देखी है। ओके, जैसे होता है ना आपको कभी कभी कि नहीं यार मैं आपको जानता हूँ, आपको कहीं तो भी देखा हो, ऐसे लगता है ना, सो दैट इज द डिजाव्यू। ओके, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे पेशेंट। हाँ हाँ। ठीक है, सो डिजाव्यू इज नथिंग बट अनफैमिलियर सिचुएशन, उसको परस्यू करता है एज अ फैमिलियर। ओके, समझ में आ गया? अनफेमिलियर सिचुएशन को परस्यू करता है एज फैमिलियर, यानी नहीं जानता तो भी सोचता है कि हाँ मैं जानता हूँ आपको, लाइक दिस। उसका ये रहता है, कोई वस्तु, इंसान, चीज कभी उसने देखी नहीं है, कभी वो पर्सन को मिला नहीं है, बट उसको लगता है कि यस मैं कभी तो भी मिला हूँ आपको, या वो चीज मैंने देखी है। ठीक है, ऐसे लगता है, उसको बोलते हैं डिजाव्यू। ओके, व्हाट इज जेम्स व्यू? क्या होता है? जेम्स। व्हाट इज जेम्स व्यू? जेम्स व्यू का मतलब क्या, इसका उल्टा। ओके, अपोजिट टू डीयू। ओके, अपोजिट टू डीयू यानी स्ट्रांगली फैमिलियर सिचुएशन, कोई भी। अनफैमिलियर लगता है उसको। ठीक है। ओके, ठीक है, अपोजिट टू डिजाव्यू। ओके, सो स्ट्रांगली जो फैमिलियर चीज रहती है, जैसे सीधी बात है, कि यानी आपको वो जानता है, वो पर्सन, लेकिन वो बोलेगा यार मैं तो जानता ही नहीं हूँ आपको। सो जानबूझकर वो अनजान बनने की कोशिश करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ जेम्स व्यू। ओके, अपोजिट टू डिजाव्यू, स्ट्रांगली जो फैमिलियर यानी जानी पहचानी चीज को भी वो बोलता है कि यार मैं तो पहचाना ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही मिल रहा हूँ यार, मुझे पता ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज जेम्स यू। अभी तो समझ में आ गया सबको, डिजाव्यू, जेम्स यू। देखो एमसीक्यू पूछते हैं इसके बारे में, इसलिए प्लीज अच्छे से पढ़ लो ये। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस बेटा, सबको समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। जेम्स यू, डिजाव्यू, ओके, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लेना। ठीक है, देन अभी हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन एंड डिसऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन दोनों हमको देखना है अभी। ठीक है, सो डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन कैसे करते हैं? क्या होता है डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन? अटेंशन का मतलब क्या होता है पहले बताओ मेरे को। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ये अटेंशन है, इसका मतलब होता है Focus on stimulus. फोकस ऑन स्टिमुलाई। ओके, फोकस टू स्टिमुलाई, शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, कळलं, समजलं मी आहे का? कळलं सगळ्यांना? शॉर्ट टाइम साठी या शॉर्ट पिरियड साठी लक्षात ठेवा, अटेन्शन म्हणजे शॉर्ट पिरियड साठी, कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे लॉंग टाइम साठी। ठीक आहे, सो डिसऑर्डर ऑफ अटेन्शन मध्ये काय असतं? इनएबिलिटी टू फोकस ऑन
स्टिमुलाई, ओके। कोई भी स्टिमुलाई रहेगा उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर पाता है, ओके। इसके लिए कौन सी टेस्ट करेंगे, बताओ। टेस्ट कौन सी रहती है अटेंशन के लिए? टेस्ट टू असेस अटेंशन, बताओ मेरे को। अटेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी टेस्ट करते हैं? Digits palm test. यस, डिजिट स्पान टेस्ट, ओके। डिजिट, इसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं डिजिट स्पान टेस्ट में बेटा, बताओ। Forward and backward. यस, 1 8 5 9 10, ओके, ऐसे उसको बोलने के लिए लगाएंगे, फॉर एनालिसिस ऑफ अटेंशन, ओके। जस्ट लाइक 1 8 5 7 9 10, उसको बोलते ही चलो मेरे पीछे बोलो ये। समझ में आया क्या? एटलीस्ट उसने 4 नंबर प्रॉपर बताने की होना। 1 8 5 7, देन उसके बाद 10 बताए तो भी चलेगा, 12 बताए तो भी चलेगा, बट फर्स्ट 4 नंबर उसने कभी भी राइट बताने को होना, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए है, अटेंशन हम लोग देखते हैं, ओके। इसमें बेसिकली 5 नंबर देते हैं, ओके। 5 नंबर्स हम लोग देते हैं, ओके। 1 2 3 4 5, ओके, 9 तक, 10 अपन निकाल देंगे, ठीक है। तो बेसिकली सो ये 5 में से कम 4 अंक उसने बरोबर बताने को होना। अभी समझ में आ गया आपको? इफ पेशेंट एबल टू स्कोर 4, 1 2 3 4, देन अटेंशन इज, कैसा रहेगा? काउंट करना, यस, यानी काउंट करना या आगे पीछे बोलने के लिए लगाना, ओके। 1 8 5 7 9 ऐसे बोलना, या 9 7 5 8 1, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड उसको करने के लिए लगाना। फॉर द शॉर्ट पीरियड कम से कम 5 नंबर होने को होना है इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? अब डिसऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे हम लोग, ओके। अब डिसऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, बताओ। बताओ, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है फोकस ऑन Long स्टिमुलस, photo. फोकस ऑन स्टिमुलस Long फॉर, time. यस, लॉन्ग टाइम। तो इसमें कौन सी टेस्ट करते बताओ मेरे को। Serial serial test. हाँ, सीरियल टेस्ट, Subtraction. बट हाँ, Subtraction. सब्सट्रैक्शन, या सब्सट्रैक्शन इज द राइट, ओके। इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट एबिलिटी, ओके। इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट एबिलिटी, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, ओके। डिसऑर्डर में क्या देखते हैं? इनएबिलिटी टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक वो स्टिमुलाई पे या ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन कर नहीं पाता, ओके। डिस्ट्रैक्शन एबिलिटी हम लोग इसमें देखते हैं, तो बेसिकली इसमें सब्सट्रैक्शन, ओके, सब्सट्रैक्शन करने को, सीरियल जो टेस्ट रहती है सब्सट्रैक्शन करने के लिए बोलते हैं, 8 - 5 वगैरह, ओके। सो इट नीड्स मोर कंसंट्रेशन, ओके, क्योंकि उसको लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, तो राइट आंसर देगा यहाँ पे 3, ओके। समझ में आ गया आपको? तो ये टेस्ट हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी, या सब्सट्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी डिसऑर्डर ऑफ इनसाइट। अब बताओ व्हाट इज इनसाइट, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज इनसाइट? इनसाइट मीन्स व्हाट? So person to their mental state. यस, मैं बीमार हूँ या नहीं, मैं बीमार हूँ,
इनसाइट का मतलब होता है कि पेशेंट्स नोस अबाउट हिज मेंटल कंडीशन, हिज मेंटल स्टेटस। ओके, या मैं बीमार हूँ या नहीं। ओके, ये उसको पता रहता है इनसाइट। ओके, तो बेसिकली इनसाइट एब्सेंट किस में रहता है? साइकोसिस में। ओके, साइकोसिस डिसऑर्डर में। ओके, एंड इनसाइट प्रेजेंट किस में रहता है? ये रहता है न्यूरोसिस के पेशेंट्स में। ओके, समझ में आ गया क्या? हम्म, या ओके। अब लेवल ऑफ इनसाइट हम कैसे चेक करते, बताओ मेरे को। इसमें 5 प्रकार की लेवल होती है। पहला जो रहता है, पर्सन क्या करता है, बताओ? डिनाइल अबाउट, बोलता है कि मैं तो बीमार ही नहीं हूँ, कुछ भी बोलते हो तुम बोल। दूसरी जो स्टेज है वो, पहले तो वो एक्सेप्ट करता है, यस मैं बीमार हूँ बोल के। बाद में तो देन इमीडिएटली बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। देन डिनाइंग इमीडिएटली। समझ में आ गया आपको? जो थर्ड है इनसाइट की, ये वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड वाला, इसमें एमसीक्यू पूछते हैं। यहाँ पे पर्सन एक्सेप्ट करता है, पर्सन एक्सेप्ट, बट क्या बोलता है, सेड दैट बिकॉज ऑफ घोस्ट इफेक्ट, भूत प्रेत की वजह से, घोस्ट इफेक्ट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। समझ में आ गया क्या आपको? तो आपको पूछेंगे कि पर्सन एक्सेप्ट बट सेड बिकॉज ऑफ घोस्ट इफेक्ट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये इनसाइट का कौन से ग्रेड में आता है? तो पहला ग्रेड, दूसरा ग्रेड, तीसरा ग्रेड, ध्यान में रखना। और जो फोर्थ ग्रेड है वो कौन सा है? इमोशनल इनसाइट। ओके, इमोशनल इंसाइट। एंड पांचवा जो है वो कौन सा है? इंटेलेक्चुअल इंसाइट। यहाँ पे उसको पता रहता है। ओके, यहाँ पे पता रहता है, ये वाला दिस इज द लास्ट वन एंड दिस इज द फाइनल। यहाँ पे पेशेंट नोज अबाउट हिज कंडीशन इंटेलेक्चुअली। ओके, हाँ बोलता है मैं बीमार हूँ, यस मुझे कुछ मेंटल डिसीज है। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? और कुछ समझाने की जरूरत है इसमें? यस, वेरी गुड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट। समझा सर। यस, अभी डिसऑर्डर ऑफ जजमेंट पढ़ेंगे आप लोग। हाँ, ओके, डिसऑर्डर ऑफ जजमेंट। ओके, ये आई थिंक लास्ट है एमएससी का पार्ट, डिसऑर्डर ऑफ जजमेंट। व्हाट इज जजमेंट? जजमेंट का मतलब क्या होता है, बोलो? क्या होता है जजमेंट का मतलब? जजमेंट मीन्स, जज क्या करता है? क्या करता है? ड्रॉ एंड कंक्लूजन करता है, कंक्लूजन देता है ना जज। तो दिस इज जजमेंट। ओके, फाइनल क्या देता है? फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, ड्रॉ एन कंक्लूजन फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यहाँ पे पर्सन नॉट एबल टू ड्रॉ एन कंक्लूजन टू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी पेशेंट जजमेंट नहीं ले पाता है, या ऐसी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन दी रहती है पेशेंट को, एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू आंसर, और he is not able to judge what he has to do. ओके, समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल इसमें देंगे, उसको बोलेंगे
what are you going to do after a discharge? Okay. आफ्टर डिस्चार्ज, तो पेशेंट क्या आंसर देगा? उसके आंसर दो हो सकते हैं। एक, आई विल रीजॉइन माय जॉब, तो क्या बोलेंगे? जजमेंट क्या है? इंटैक्ट है। दूसरा का आंसर देगा आई विल कमिट सुसाइड, समझ में आ गया? तो क्या बोलेंगे? जजमेंट क्या है, कैसा है? इम्पेयर्ड। अभी समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? अब उसको एक सवाल पूछ दिया कि नहीं भाई, वार्ड में अगर आग लग गई है तो क्या करोगे? एक तो बोलेगा आग बुझाऊंगा, नहीं तो एक बोला मैं भाग जाऊंगा या वहीं पे बैठा रहूंगा। सो उसका जजमेंट वहां पे क्या रहेगा? इम्पेयर्ड रहेगा। समझ में आ गया? ओके, रिस्पॉन्सिवनेस, यस, वेरी गुड। सो दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ जजमेंट। इसमें देखते हैं जजमेंट इज नथिंग बट ड्रॉ एंड कंक्लूजन फॉर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ये सिचुएशन देंगे, पर्सन इज नॉट एबल टू ड्रॉ एंड कंक्लूजन फॉर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, ये ध्यान में रखना। ओके, ठीक है। न्यूरोसिस के पेशेंट में ये इंटैक्ट रहता है जजमेंट, और साइकोसिस के पेशेंट में क्या रहेगा? इम्पेयर्ड रहेगा। ठीक है, सेम एज अपने इनसाइड की तरह, लॉस रहेगा जजमेंट। ओके, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे खत्म हो गया अपना है क्या? क्या खत्म हो गया अपना? एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अभी हॅलो सर. हम, हाँ बोलो ना। सर ते इनसाइट मनी जसं न्यूरोसिस मनी ऍबसेंट राहते तर हे जजमेंट ऍबसेंट राहणार ना सायकोसिस मध्ये? जे जजमेंट आहे ते ऍबसेंट असतो ना सायकोसिस मध्ये सर? ते समजलं नाही दोन मिनिटं मला, कन्फ्युज झालं तिथं. हाँ चालेल चालेल चालेल। बेसिकली जजमेंट हा न्यूरोसिस जे पेशंट असतात, ठीक आहे, हा हे बघा, हा जजमेंट असो की इन्साइट असो, हे दोन्ही पण न्यूरोसिसचे जे पेशंट असतात, न्यूरोसिस म्हणजे काय? एन्झायटी, फोबिया, ओसीडी, याच्यामध्ये जजमेंट, इन्साइट हे दोन्ही पण काय असतं? इंटॅक्ट असतं, कळलं का? बट हो हो सायकोसिसचे जे पेशंट असतात, स्किझोफ्रेनिया, मॅनिया, डिप्रेशन, ह्या पेशंट्स मध्ये जजमेंट पण नसतं आणि ह्या पेशंट मध्ये इन्साइट पण नसतं, अब्सेंट असतं, लॉस असतं, कळलं ना? हो सर, कळलं. या, ओके। बेसिकली ज्यावेळी डायग्नोस्टिक टेस्ट करतो आपण पेशंटची, ओके, आता डायग्नोस्टिक टेस्ट बघूया। ओके, जे डायग्नोस्टिक टेस्ट मध्ये आपण एमएससी बघितलीच आहे, तर सर्वात पहिला आपण याच्यामध्ये अजून एक बघू, हिस्ट्री टेकिंग। आता हिस्ट्री कुणाकुणाकडून घ्यायची सांगा मला? सायकेट्रिक पेशंटची हिस्ट्री आपण कुणाकुणाकडून घेतो? कोण सांगणार? हिस्ट्री टेकिंग इज अ फर्स्ट कंपोनंट। ओके, पहिला कंपोनंट आहे तो। ओके ओके, त्याच्यानंतर दुसरा येतं, कुणाकडून घेतो इन्फॉर्मेशन? बताओ। टेकिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन, बताओ। मोस्ट रिलायबल पर्सन। पेशेंट के तो हम पूछेंगे तो वो तो साइकोसिस का पेशेंट तो बहुत अच्छी हिस्ट्री बता देगा आपको। ओके, मोस्ट रिलायबल पर्सन, ओके, जो कि पूरी इंफॉर्मेशन पेशेंट के बारे में उसके पास है, हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट। समझ में आ गया? जो कि पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी वैसे पर्सन के पास। मोस्ट रिलायबल पर्सन लाइक फैमिली मेंबर हो सकता है, उसकी
वाइफ हो सकती है, या समझ में आएगा, पेशेंट का बेटा हो सकता है, जो क्लोज रिलेटिव है, बट ही शुड बी अ मेंटली साउंड। ओके, वो भी वैसे ही रहा तो फिर हो गया फिर, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें और कंपोनेंट कौन कौन से ऐड हो जाएंगे हिस्ट्री टेकिंग में? इसमें ऐड होंगे पर्सनल हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सनल, दूसरी फैमिली, तीसरी मराइटल, ओके, एंड चौथी है सोशल हिस्ट्री ऑल्सो। समझ में आ गया? ये सब चीजें रहनी चाहिए। ओके, तो ये 4 हिस्ट्री में हमको सब कुछ पता चल जाता है बेसिकली वो पेशेंट के बारे में, ठीक है। क्लोज फैमिली मेंबर, यस यस, वेरी गुड बेटा। देन अभी दूसरी रहेगी एमएससी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। वो तो बता दी हमने, पढ़ भी ली अभी। ओके, अब बताओ कि ये जो है, दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे हम लोग जो साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के, ओके, जो भी पेशेंट साइकेट्रिक जो डिसीज या साइकेट्रिक डिसीज ऑफ द पेशेंट्स वी कैन रिकॉर्ड, जो भी साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ साइकेट्रिक डिसीज, पेशेंट्स आर रिकॉर्डेड। ओके, समझ में आ गया? एमएससी का मतलब ये रिकॉर्ड करते साइन एंड सिम्टम्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर के। ओके, यहाँ पे क्लिनिकल असेसमेंट जो भी रहेगा वो बेसिक रहेगा, ओके, टू डायग्नोज द पेशेंट। ओके, बेसिक क्लिनिकल असेसमेंट, बेसिक क्लिनिकल असेसमेंट टू डायग्नोसिस द पेशेंट। ओके, उसके बाद ये हो गया। अभी थर्ड चीज है इसमें एमएमएससी। सबको पता है एमएमएससी क्या होता है? दिस इज मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। सबने सुना होगा ये, एमएससी के बाद मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये बेसिक क्लिनिकल असेसमेंट है, ध्यान में रखना, एमसीक्यू ऐसे भी पूछते हैं। एमएससी इज अ बेसिक क्लिनिकल असेसमेंट, बट एमएमएससी मिनी मेंटल स्टेटस कॉग्निशन से रिलेटेड रहता है। ओके, कॉग्निटिव से रिलेटेड। ओके, किसने दी? दिस इज गिवन बाय फॉल्स्टीन। ओके, फॉल्स्टीन ने ये दी है। यहाँ पे सिस्टमिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, वो बेसिक था, यहाँ पे सिस्टमिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके, ये देखो, ओके, ऑफ किसका करते हैं हम? कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और हायर मेंटल फंक्शन, ध्यान में रखना ये। ओके, क्या करते हैं यहाँ पे? व्हाट वी स्क्रीन विद द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन? वी स्क्रीन फॉर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ओके, कॉग्निटिव इम्पेयर, ये देखो क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ओके, इसका कितने पॉइंट्स का प्रोग्राम होता है? 30 पॉइंट्स, ध्यान में रखना, मैक्सिमम स्कोर 30 पॉइंट्स का रहता है। ओके, टू इवेल्युएट कॉग्निटिव फंक्शंस। समझ में आ गया सबको? स्कोरिंग सिस्टम कैसी रहती है एमएससी की, बताओ मेरे को। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन 30, टोटल स्कोर कितना रहता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का? 30। सबसे पहला चीज इसमें देखते हैं, आप 30 पॉइंट्स कैसे डिवाइड होते देखो। पहला है ओरियन
ओरिएंटेशन। ओके, इसको हमने 10 नंबर्स देते हैं। कितने? 10 नंबर देते हैं हम लोग ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन अगर अच्छा है तो इसमें टाइम से रिलेटेड रहता है। टाइम, टाइम को हम 5 नंबर देते हैं। कब देते हैं? जब वो डे, डेट, मंथ, ईयर एंड सेशन के बारे में बताता है तब। उसके बाद प्लेस की बात आती है। प्लेस को भी 5 नंबर देते हैं हम लोग। 10 में से 5-5 हमने डिवाइड कर दिया। जब बताएगा फ्लोर के बारे में, आप कौन से फ्लोर पे हो, आप कौन से एरिया में हो, आप कहाँ पे हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो, कौन से स्टेट में हो, कौन से कंट्री में हो, ऐसे पूरे आंसर आपको पूछना है। उसको 5 नंबर देना। ओरिएंटेशन के 10 मार्क हो गए। अब दूसरा है रजिस्ट्रेशन। दूसरी चीज आती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन माने क्या? यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देते हैं, 3 ऑब्जेक्ट। ओके, 3 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 3 नंबर, 3 ऑब्जेक्ट के लिए 3 नंबर हम लोग दे देते हैं यहाँ पे। दे। तीसरा है अटेंशन एंड कैलकुलेशन। इसको हम 5 नंबर देते हैं। ओके, देन चौथा है रिकॉल। रिकॉल के लिए हम देते हैं 3 नंबर। कितना देते हैं? 3 नंबर, कोई चीज रिकॉल करने के लिए। देन पांचवा और लास्ट है, दैट इज लैंग्वेज एंड राइटिंग। देखो आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं ये सब पूछे रजिस्ट्रेशन में कितने मार्क्स देते हैं, अटेंशन में कितने। वो डायरेक्ट एमएससी कितनी की रहती है ऐसा सवाल पूछते हैं। अभी भी ये भी नॉर्सेट में आया था, आई थिंक ये डीएमआर में भी आया था कोई तो भी शिफ्ट में। ठीक है, ठीक है। लैंग्वेज एंड राइटिंग में हम लोग देते हैं 9 नंबर। कितना देते हैं? 9 नंबर। अब इसको हमको डिवाइड करना पड़ता है। देखो बहुत सारे हैं। हाँ, तो नेम, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के नाम अगर बता दिया उसने, 2 ऑब्जेक्ट के। ओके, पूछ लिया ये क्या है वो क्या है। ओके, ऐसे तो इसको देंगे हम 2 मार्क्स दे देंगे, यानी 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ना, कुछ चीजें के बारे में पूछना, ये क्या है वो क्या है वगैरह, नहीं क्या वो। देन रिपीटेशन करवाने को लगा देने का। रिपीटेशन को 1 मार्क्स देते हैं। ओके, देन सेंटेंस राइटिंग करने के लिए दे देने का। उसको बोलने का सेंटेंस राइट करो, राइट इट। सेंटेंस राइटिंग को ले 1 नंबर और मार्क। ठीक है, देन रीडिंग, रीडिंग को कितना? रीडिंग को भी 1 नंबर। ठीक है, देन 3 स्टेज कमांड, कमांड देने का 3 स्टेज कमांड। ये करो वो करो ऐसे करो 3 बार। ओके, तो तीनों को फॉलो करेगा तो 3 नंबर देने का। ओके, बोलेंगे पहले नीचे जाओ, वहां से वो पकड़ो और उसको लेके ऊपर आओ। तो 3 कमांड दे दिए, 3 कमांड उसने फॉलो किए तो ठीक है, 3 नंबर दे दो, या 2 उसमें से 1 2 3 जितना भी ये करेगा उतना। ओके, उसके बाद कॉपी किया, कॉपिंग, सो 1 मार्क। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सो ऐसे 9 मार्क आपके यहाँ पे हो जाते हैं। गॉट इट? सबको समझ में आ गया एमएससी के बारे में? हेलो एवरीवन, सब सो गए? वेरी गुड। नहीं सोए? अरे बाबा, आंसर दे रहे। वेरी गुड। तो इसका स्कोर बनता है 25 से 30 अगर है तो हम नॉर्मल बोलते हैं इसको, एमएससी को, मिनी मेंटल स्टेटस को। ओके, ये नॉर्मल बोलेंगे। मोर देन 18 टू 24 है तो हम बोलेंगे माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ओके, मोर देन 11 टू 18 अगर है तो इसको बोलेंगे मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ओके, एंड बिलो 11 है हम बोलेंगे सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। अब भी समझ में आ गया एमएससी के मिनी मेंटल स्टेटस के बारे में? समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस यस, वेरी गुड मेहनाज। यस, सो ये हो गया। अभी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट देख लेते हैं।
कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट? सबसे पहले तो हम इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट की जब बात करते हैं, उसके बाद पर्सनालिटी, और तीसरा है न्यूरोसाइकोलॉजिकल। ओके, अब बात करते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन सी टेस्ट, ये देखो साइकोलॉजिकल कौन सी आती है। इंटेलिजेंट टेस्ट में आती है वेशलर एडल्ट इंटेलेक्चुअल टेस्ट। ओके, वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंट एडल्ट, ओके, एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, दूसरी आती है भाटिया। क्या आती? भाटियास बैटरी, नाम सुना होगा इसके बारे में। और तीसरा है स्टैनफोर्ड बिनेट। समझ में आ गया क्या? ये तीन टेस्ट आती है इंटेलिजेंस में। और पर्सनालिटी टेस्ट में कौन सी आती है? रोकार्क इंक ब्लॉट। ओके, इसको ही हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव मेथड। ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा है। प्रोजेक्टिव मेथड को ही हम बोलते हैं रोकाक इंक ब्लॉट। ओके, प्रोजेक्टिव मेथड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। पर्सनालिटी टेस्ट में प्रोजेक्टिव मेथड, उसको ही हम रोकाक इंक ब्लॉट बोलते हैं टेस्ट। ध्यान में रखना, ठीक है। ये भाटियास बैटरी, इसको इंटेलिजेंस सबको पता है, वेशलर के बारे में पता है, स्टैनफोर्ड के बारे में पता है। ये भाटिया जी के बारे में पता ही नहीं है किसी को, तो भाटिया के बारे में सवाल आता है, ये भी इंटेलिजेंट टेस्ट है। अब न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट कौन सी है? ये बेंडर, बेंडर का नाम सुना ही होगा। क्या है ये? बेंडर, बेंडर जेस्टाल्ट टेस्ट। वेंडर जेस्टाल टेस्ट, ये है न्यूरोसाइकोलॉजिकल। देखो ये भूलना नहीं बेटा, ठीक है, ये इसके सवाल बहुत आते हैं, हमेशा हमेशा सवाल आते हैं इसके, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, ये नाम पता कर देना। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर ये तीन आते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर ये प्रोजेक्टिव मेथड रोका इंक ब्लॉट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल में बेंडर जेस्टॉल टेस्ट। ओके, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की टाइप है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेंडर जेस्टाल टेस्ट। टाइम मिला तो ये पढ़ लो, व्हाट इज बेंडर जेस्टाल टेस्ट, रोकाक इंक ब्लॉट क्या होता है, वेस्लर टेस्ट क्या, भाटियास बैटरी क्या, स्टैनफोर्ड बिनेट क्या। ठीक है, ये पढ़ना। ठीक है, अभी हम ट्रीटमेंट कौन कौन सी रहती है वो देख लेते हैं। ओके, ट्रीटमेंट में सबसे पहली है फिजिकल टेस्ट, सॉरी फिजिकल थेरेपी। दूसरी है साइको फार्मा, इसके बारे में बहुत सवाल आते हैं, साइको फार्मा। देन साइकोथेरेपी। समझ में आ गया? तीन प्रकार की ट्रीटमेंट है यहाँ पे साइकेट्री में, फिजिकल थेरेपी, साइको फार्मा एंड द साइकोथेरेपी। अब फिजिकल थेरेपी में कौन सी थेरेपी देते बताओ मेरे को फटाफट। पहली तो जाती है इंसुलिन शॉक, अब ये बंद हो चुकी है थेरेपी, और दूसरी जाती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये चलती है। ठीक है, ये दोनों चलती है इसमें। देन साइकोफार्मा में एंटी साइकोटिक, दूसरा है एंटी डिप्रेसेंट, और तीसरा है एंटी मैनिक। ओके, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, बाकी एंग्जाइटिक वगैरह बहुत सारे हैं, वो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इंसुलिन शॉक थेरेपी किसने दी बताओ मुझे, किस भाई साहब ने फाइंड आउट की, और क्या देते थे बताओ। गिवन बाय साकेल। ओके, कब दिया? 1927 में दिया।
ओके, बट पब्लिश कब हुई है? पब्लिश्ड ऑन 1932। ध्यान में रखना, ये भी एमसीक्यू पूछते हैं, ठीक है। साकेल ने दी थी। ओके, इंसुलिन शॉक थेरेपी, बहुत भारी मात्रा में इंसुलिन दे देते थे, उसके बाद पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया जाता था, देन उस बहुत हाइपर एक्टिव पेशेंट को ही हम लोग देते थे इंसुलिन शॉक थेरेपी। सबसे पहले तो ईसीटी के पहले यही थेरेपी थी, ठीक है, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। ओके, चलो अभी हम ईसीटी शुरू करेंगे, शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हम ईसीटी के बारे में बात करेंगे। ईसीटी, व्हाट इज ईसीटी, बताओ मेरे को। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। किसने दी? गिवन बाय, नाम बताओ। सेरेलेटी एंड बिनी, ये दोनों, ये दोनों बंदे हैं, उनके नाम ध्यान में रखना। 1938 में दिया उन्होंने। किसने, कब फाइंड आउट हुई ये ईसीटी? 1938। सेरेलेटी बिन्नी ने दी, ठीक है, 1938 में, ध्यान में रखना। ओके, ईसीटी की साइट कौन सी है इसकी, बताओ मेरे को, साइट कौन सी रहती है? टेम्पोरल, ठीक है, क्या रहते हैं? टेम्पोरल लोब। ईसीटी की साइट कौन सी है? टेम्पोरल लोब। कौन से सीजर देते हैं हम लोग यहाँ पे, बताओ? सीजर इन ईसीटी, ग्रैंड यस, दे आर आर्टिफिशियल। सबसे पहले ग्रैंड ही रहता है, लेकिन दिस इज आर्टिफिशियल सीजर्स। ओके, ग्रैंड मल टाइप, टोनिक एंड क्लोनिक। ओके, आर्टिफिशियल रहते हैं ये, ग्रैनुअल टाइप के रहते हैं, टोनिक एंड क्लोनिक सीजर्स रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या? ओके, ईसीटी इफेक्टिव हुई यानी ईसीटी पेशेंट को लगी, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बताओ मेरे को, कौन आंसर देगा मुझे? इट इज फिजिकल सोमैटिक थेरेपी। ओके, क्या पूछा मैंने क्या पूछा? ईसीटी पेशेंट को लगी या इफेक्टिव नहीं, लगी यानी पेशेंट को ईसीटी लगी या दी, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अरे भाई, जब तक उसको सीजर ही नहीं आएंगे, सीजर आएंगे तभी बोलेंगे ना भाई उसको ईसीटी लगी है। इस सीजर ही नहीं आएंगे तो बोलेंगे भाई उसको ईसीटी लगी नहीं है, ठीक है। सीजर, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शीतल, वेरी गुड। तानपुरे, करंट पास कुठे? टेम्पोरल लोब। ओके, आर्टिफिशियल कोणते करंट असतात? सॉरी, सीजर ग्रैंड मल। ओके, इसको बोलते हैं जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन एंड क्लोनिक मीन्स रिलॅक्सेशन। ओके, समझलं? दिस इज द रिलेटेड टू द, एक थोड़ी डिटेल आप लोगों को थोड़ी सी माहिती होगी इसकी, ठीक है। देन अमाउंट कितना रहता है? अमाउंट ऑफ करंट बताओ मेरे को। अमाउंट ऑफ करंट इन ईसीटी कितना देते हैं? कितना वोल्ट का रहता है, बोलो जल्दी से फटाफट। कितना रहता है, बोलो। 90 to 120. नो, चालतो 92, बट यू शुड फोकस 72
तुम्ही म्हणायला पाहिजे 170 ते 130 वोल्ट. पुष्कळ साऱ्या बुक्स मध्ये तुम्हाला हेच भेटेल, 170 ते 130 वोल्ट. आणि जर तुम्हाला ऍव्हरेज विचारलं तर तुम्ही ऍव्हरेज किती आन्सर देणार सांगा? 110 वोल्ट. असा क्वेश्चन नेहमी एक्झामला येतो. ऍव्हरेज 110, आणि जर इन बिटवीन विचारलं तर याच्यामध्ये जे पण ऑप्शन मध्ये तुम्हाला राहील 70 ते 130च्या मधातलं ते तुम्ही देऊ शकता. पण बेसिकली 70 ते 130 वोल्ट तुम्ही घेऊन चालू शकता. नो, थोडेसे चेंजेस झालेले आहे आता पहिल्यापेक्षा. येस बेटा, 90 to 120 पण है, 130 पण है. ओके, लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाया था, लास्ट टाइम मेरा लेक्चर है उसमें शायद मैंने 130 बोला है, 70 to 130 का लास्ट मेरा जो क्लासरूम है उसमें देख सकते हो. ओके, ठीक है. अब ये हो गया अमाउंट ऑफ करंट, ये वोल्ट हो गया. अभी मुझे मिली एम्पायर्स में कितना बोलोगे? अल्टरनेटिव जो करंट रहेगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा 200 to 1600 मिली, क्या बोलेंगे, एम्पायर. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है. कभी कभी देखो, ये तो सबको पता रहता है, ये मिली एम्पायर्स वाला पता ही नहीं था. इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट. ओके, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं इसको. ठीक है. टाइम कितना रहता है बोलो, कौन बताएगा? 0 पॉइंट, बताओ जल्दी से. 2 1 सेकंड. ओके, अप्रोक्सीमेट अगर पूछा तो यू आंसर देम 0.6 सेकंड, एकदम इसके लिए. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? आपका टाइम कितना रहेगा? 0.1 to 1 सेकंड. ओके, सो अप्रोक्सीमेट यू गो विथ 0.6 सेकंड. ठीक है, चल जाएगा. ओके, तो बेसिकली बहुत सारे बुक में 0.6 to 1 सेकंड ही दिया है, बहुत सारे बुक में आपको यही मिलेगा. ठीक है, बट यहाँ पे आप 0.1 to 1 सेकंड तक जा सकते हो, उसका अप्रोक्सीमेट 0.6 सेकंड हो सकता है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बोलो मेरे को? फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी बोलो जल्दी से मेरे को, कितनी फ्रीक्वेंसी रहेंगी? 2 to 3 वीक फॉर consecutive और अल्टरनेटिव. ओके, सॉरी. यस, 2 to 3 वीक्स फॉर. ओके, ये अल्टरनेटिव है. ओके, ओके, इसका क्वेश्चन आता है 2 से 3 हफ्ते. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव अल्टरनेटिव. ठीक है, देन 2 to 3 ECT. ओके, पेशेंट नॉट इम्प्रूव, उसकी अगर साइन एंड सिम्टम्स में कुछ चेंजेस नहीं आते, 2 से 3 ECT दे सकते हो. 6 to 8 ECT आप कौन से पेशेंट को दे सकते हो? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट है उसके लिए. एंड मैक्सिमम कितने ECT आप दे सकते हो? 25 टाइम्स, 25 ECT आप दे सकते हो. ये कौन से पेशेंट को? बेसिकली स्किजोफ्रेनिया के जो पेशेंट रहते हैं उनको ये लगते हैं. ओके, 25 ECT मैक्सिमम. ओके, समझ में आ गया क्या? फ्रीक्वेंसी अगर पूछा तो ये आप आंसर 2 से 3 हफ्ते. ओके, कॉन्जिक्यूटिव अल्टरनेटिव ये हो सकता है.
अगर इफेक्टिव नहीं है, पेशेंट नॉट इम्प्रूव, देन यू हैव टू कम से कम 2 से 3 ईसीटी देना पड़ेंगी। 6 से 8 ईसीटी बीपीएडी के पेशेंट के लिए, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, एंड मैक्सिमम ईसीटी 25 हो सकती है, वो हम क्रोनिक जो स्किजोफ्रेनिक पेशेंट रहे उनको हम लोग देते हैं। अब इसका प्लेसमेंट कैसा रहेगा बताओ मेरे को, बताओ मेरे को प्लेसमेंट कैसा रहेगा, कौन बताएगा? ये रहेगा यूनिलैटरल, दूसरा रहेगा बायलैटरल, और तीसरा रहेगा बायफ्रंटल। ओके, अब यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को, इसका भी क्वेश्चन आता है। ये यूनिलैटरल जो मेथड है वो सेफेस्ट मेथड है। ओके, ये सेफेस्ट मेथड है, बट ये बहुत लेस इफेक्टिव है, इसके इफेक्ट्स बहुत कम पेशेंट में देखने को मिलता है। ओके, कैसे होता है? यूनिलैटरल है ना, एक ही इससे, ओके समझ में आ गया? राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट टेम्पोरल लोब में, और लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो डोमिनेंट जो पर्सन जो बोलते हैं ना, लेफ्ट हैंडेड को लेफ्ट टेम्पोरल लोब, राइट हैंडेड को राइट टेम्पोरल लोब। ओके, इफ राइट हैंडेड पर्सन है तो कहाँ पे देंगे? राइट टेम्पोरल लोब, वहां पे प्लेसमेंट रहेगा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का। ओके, जो इलेक्ट्रोड का ये प्लेसमेंट किसका है? इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोड का जो प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। एंड इफ लेफ्ट हैंडेड है तो क्या करेंगे? लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे। ओके, यूनिलेटरल में देखो सेफेस्ट मेथड रहती है ये, बट लेस इफेक्टिव है। ओके, डोमिनेंट साइड वाले पर्सन को डोमिनेंट इसमें देते हैं। देन बायलैटरल ये मोस्ट इफेक्टिव है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वाली क्या बोलते हैं ये बाय लैटरल जो देते हैं ना हम। ओके, बायलैटरल जो प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रोड का, वो दिस इज मोस्ट इफेक्टिव, बट मोर क्या होता है, साइन एंड सिम्टम दिखते हैं इसके। ओके, जस्ट लाइक अमनेसिया वगैरह जो होता है ना, रेट्रोग्रेड अमनेसिया वगैरह, वो ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स ज्यादा दिखते हैं बायलैटरल के, बट मोस्ट इफेक्टिव बायलैटरल ही है। अब बायलैटरल हम लोग कैसे अटैच करते हैं? सबसे पहले तो वी हैव टू ड्रॉ इमेजिनरी लाइन। ओके, कहाँ से? बिटवीन टारगस ऑफ ईयर, टारगस पता है ना सबको, टारगस ऑफ ईयर एंड आउटर कैंथस ऑफ आई। समझ में आ गया आपको? उसके बाद वी हैव टू मार्क मिड पॉइंट ऑफ लाइन। ओके, ओके, देन उसके बाद 1 इंच अबव और 2 to 5 सेंटीमीटर अबव मिड पॉइंट वी हैव टू अप्लाई द इलेक्ट्रोड। समजलं सगळ्यांना? हम्म? हे बघा, हा डोळा आहे तुमचा, हे ओके, आउटर कॅन्थस म्हणजे हा हा इनर आहे। ओके, हे नाक आहे तुमचं, इकडे पण डोळा आहे, ठीक आहे। ओके, दिस इज टार्गस। ओके, टारगस ये हो गया। ओके, सो ये हो गया। क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ इमेजिनरी लाइन बिटवीन द टार्गस ऑफ इयर टू द आउटर कॅन, केलं आपण। त्याच्यानंतर इथून 1 इंच अबव किंवा 2.5 सेंटीमीटर अबव इथे काय करावं लागेल आपल्याला? इलेक्ट्रोड अप्लाय करावं लागेल। कळलं का? दोन्ही साईडला तसंच, कळलं का? सो दिस हॅज मोर साइन अँड सिम्टम्स बट मोर इफेक्टिव्ह. ओके, गॉट इट? सगळ्यांना समजलं? बोथ साइड समजलं? युनिलॅटरल ने एक साइड, बायलॅटरल ने बोथ साइड। ओके, ठीक है। देन बायफ्रंटल, व्हाट इज बायफ्रंटल? बायफ्रंटल का मतलब होता है
apply few inch above the outer canthus of both eye. ठीक है, just above the outer canthus of the eye. Okay, few inches above. Few means more than 2 3. Okay, 1 2 or 3 centimeters से above. Okay, this is by frontal. Okay, ये हो गया. अब टाइप्स ऑफ ईसीटी पढ़ लेते हैं. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ईसीटी की जब बात करती है तो ये है डायरेक्ट है एक, और दूसरा है मॉडिफाइड. ओके, डायरेक्ट ये है ओल्ड है, ओल्ड मेथड. ओके, यहाँ पे करंट अप्लाइड विदाउट अनेस्थेसिया और अनेस्थेटिक एजेंट. ओके, करंट अप्लाई विदाउट अनेस्थेटिक एजेंट. ओके, थियोपेंटोल वगैरह नहीं देते हैं, डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो ये ओल्ड मेथड अभी बंद हो चुकी है, डायरेक्ट ईसीटी. अभी सिर्फ मॉडिफाइड ईसीटी देती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज पर मेंटल हेल्थ एक्ट, जो मेंटल हेल्थ केयर जो बिल 2017 में जो पास आउट हुआ था ना लोकसभा में, उसमें बोला है कि ओनली लीगल वे. ओके, ओनली लीगल वे. तो इसमें क्या क्या उन्होंने इन्वॉल्व किया है ये बिल में, देखो. अभी अभी हम लोग मॉडिफाइड ईसीटी की बात करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले तो वी हैव टू गिव एट्रोपिन. पेशेंट को एट्रोपिन देना पड़ेगा, पहले देते हैं एट्रोपिन. देन वी हैव टू गिव अनेस्थेसिया. ओके, उसके बाद मसल रिलैक्सेंट, देन 100% O2. ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बिल. पहले भी देते थे, बट मॉडिफाइड ईसीडी अभी कंपलसरी है, वही देते हैं एज पर द मेंटल हेल्थ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटल हेल्थ केयर बिल आया था, मेंटल हेल्थ एक्ट या बिल. ओके, 2017 में आया था. उन्होंने इसके ऊपर ही आया था कि डायरेक्ट ईसीटी आप बंद कर दो, अभी सिर्फ मॉडिफाइड देंगी, जस्ट ओनली लीगल वे में दी जाएंगी. उसमें एट्रोपिन दिया जाएगा. एट्रोपिन क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है? जस्ट 30 मिनट बिफोर प्री ऑप में दिया जाता है. प्री ऑप में, प्री ऑपरेटिव रूम में 30 मिनट बिफोर. ओके, सबको समझ में आ गया? ओके, प्री ऑप सेटअप में हम लोग देते हैं एट्रोपिन. ठीक है, एट्रोपिन क्यों दिया जाता है बोलो, कौन बताएगा मेरे को? कौन बताएगा एट्रोपिन क्यों? बताओ. टू डिक्रीज द सिक्रीशंस, ताकि उसके वजह से टू प्रिवेंट एस्पिरेशन चांसेस. पेशेंट एस्पिरेट नहीं कर पाएगा. यस, वेरी गुड बेटा, नाइस. ओके, अब अनेस्थीसिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहता है बोलो, कौन बताएगा? ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? हेक्सीडेट, ये है. उसके बाद सोडियम कौन सा है? पेंटोथल. ये दो ड्रग देते हैं. ठीक है, इनका शॉर्ट एक्शन रहता है दोनों ड्रग का. क्या रहता है शॉर्ट एक्शन? मीन्स विद इन द फ्यू मिनट का ही इसका एक्शन रहता है. ओके, बट दिस बोथ विल कॉज, क्या कॉज करता है? अरिथमिया. अरिथमिया कॉज करता है पेशेंट में. ओके, ये दोनों का काम क्या रहता है? एनेस्थेसिया क्यों देते हैं हम? टू रिलीव द एंजाइटी.
किससे रिलेटेड टू ईसीटी और प्रोसीजर, वो कम करने के लिए हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को। यस, थियोपेंटाथॉल, मिथोहेक्सिडेट ये भी नया ऐड हो चुका है, ध्यान में रखना। एंड सोडियम पेंटाथॉल, पहले कोई भी किताब में आपको सोडियम पेंटाथॉल ही दिखेगा, अभी मिथोहेक्सिडेट भी उन्होंने ऐड कर दिया, ध्यान में रखना। ओके, ठीक है। अब मसल रिलैक्सेंट कौन सा दिया जाता है, बोलो मेरे को, मसल रिलैक्सेंट बताओ मेरे को। सक्सिनिल कोलिन, ओके, सक्सिनिल कोलिन ये मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। ओके, देन 100% O2Q पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है। ओके, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलेंगे उसको हम। ओके, अम्बू बैग और वेंटिलेशन। ओके, ये बहुत मैंडेटरी चीजें हैं, ठीक है। अब इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी बताओ मेरे को, कौन कौन से हैं। कौन बताएगा इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी? इंडिकेशंस क्या है ईसीटी के? सीवियर डिप्रेशन विथ Mania, schizophrenia, सबसे पहला ये है मैंने, सीवियर डिप्रेशन विथ सुसाइडल रिस्क। एमसीक्यू पूछते हैं, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन यही बोलेंगे कि ईसीटी किसके लिए दिया जाता है, सीवियर डिप्रेशन विथ सुसाइडल रिस्क वाला पेशेंट है, सुसाइडल आइडिएशन वाला, उसको ईसीटी देना ही देना बनता है, ताकि क्या होगा, जो दिमाग में जो चल रही चीजें उसमें अल्टरेशन लाने की कोशिश होती है ईसीटी के द्वारा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है विथ साइकोटिक सिम्टम्स, इसमें सब आएंगे फिर। ओके, तीसरा है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस टू डिप्रेशन। इसमें साइकोटिक सिम्टम्स में सब आ गया, स्किजोफ्रेनिया, मैनिया, सब आ गया रे भाई, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे "अरे सर ने तो पढ़ा ही नहीं इसमें", नहीं तो समझ जाओ सब, ठीक है। स्किजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया में कौन से, कैटाटोनिया, कैटाटोनिया, पैरानॉइड, ये दो में बहुत इफेक्टिव है ईसीटी, कैटाटोनिक एंड पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया में। ईसीटी नॉट इफेक्टिव किस में रहेगा, कौन से स्किजोफ्रेनिया में रहेगा नॉट इफेक्टिव? ईसीटी नॉट इफेक्टिव कौन से स्किजोफ्रेनिया में रहेगा, बोलो जल्दी से। सिंपल एंड हेबेफ्रेनिक, ठीक है। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया क्या? जो मैं लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? सीवियर साइकोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत है ना, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछो डबल, ठीक है। अब मैं लेने वाला नहीं था, लेकिन बोला यार नहीं आज ले लेता हूँ, बोल के ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सो 25 स्लाइड्स मेरी खत्म होगी, मैं स्लाइड्स और एक ओपन करता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। देखो अभी समझ देख लो, हाँ ठीक है। ये सब ये रहेगा, फिर एक स्टडी मटेरियल में ये अपलोड हो जाता है, उसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से बताओ।
Contraindications of ECT. ट्यूमर, इसमें दो रहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड रिलेटिव। अब आपसे पूछा आपको तो क्या आंसर दोगे? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है? यानी नेवर यूज, कभी नहीं देना इनमें, और कैन बी यूज। रिलेटिव यानी कैन बी यूज, ओके, हो दे सकते हो यहाँ पे। सो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन है? इंक्रीज आईसीपी, ठीक है, इसमें हम कभी नहीं देने का ईसीटी। ब्रेन ट्यूमर, स्पेस ऑक्युपाइड लीजन, ओके, देन हेमोरेज, इनमें कभी भी ईसीटी नहीं देने का, ठीक है, समझ में आ गया? अब रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, सीओपीडी में दे सकते हो, अस्थमा में दे सकते हो, एमआई में दे सकते हो, स्ट्रोक में दे सकते हो, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा में दे सकते हैं। एज बिलो 14 ईयर्स है तो वहां पे भी दे सकते हो। इम्प्लांट डाला है, पेसमेकर डाला है, पेसमेकर अगर डाला है तो भी दे सकते हो ईसीटी, ठीक है, एनयूरिज्म भी है तो भी दे सकते हो आप, ओके। इम्पोर्टेंट चीज है, प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं है, बताओ मेरे को। ईसीटी प्रेगनेंसी में सेफ है क्या? बताओ, कौन बताएगा? कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, ये को कहाँ से आता है? निकिता राजेंद्र तोरने, कंजेनाइटल होगा, कॉग्निटिव कैसे होगा? ठीक है, सो नोट, मुझे बताओ, प्रेगनेंसी में सेफ है क्या ईसीटी? ईसीटी सेफ है क्या प्रेगनेंसी में? क्या होगा उससे? चलो, सबके लिए ना ये है असाइनमेंट है, फाइंड आउट करो प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बुक में नहीं बोला है, ओके, तो सब लोग फाइंड आउट करो अच्छे से कि सेफ है या नहीं है। या सेफ है भाई, सेफ इन प्रेगनेंसी, ईसीटी, ओके। लिथियम अगर नहीं देने का लगे तो, लिथियम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, बट ईसीटी दे सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इतनी ही है, बाकी इसमें हम दे सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सेफ है, यस, राइट, सेफ इन फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी। पहिले 3 महिन्यात देऊ शकतो. यार ऐसा डिटेल में नहीं मैंने पढ़ा, लेकिन इतना है कि प्रेगनेंसी में सेफ है बोले तो ऑल ट्राइमेस्टर हो सकते हैं। बेसिकली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, देखो, बेसिकली कोई भी चीजें रहती है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड ही करते हैं, बट पेशेंट को जरूरत है, पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो रहे, तो उसमें पहली ट्राइमेस्टर रहे, सेकंड ट्राइमेस्टर रहे, कुछ भी रहे, उसको देना ही पड़ेगा। समझे क्या आप? पेशेंट की जान इंपॉर्टेंट है कि जो फीटस है उसकी इंपॉर्टेंट? फीटस तो बार बार आ जाएगा, पेशेंट की जान गई तो आएगा क्या? नहीं आएगा। सो दिस नाही. इज अ कॉमन सेंस, ओके। ओके सर. देखो क्वेश्चन क्या पूछा है उसके तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ईसीटी किस तरीके से काम करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे? ईसीटी का मोड ऑफ एक्शन कोई बता पाएगा? देखो जल्दी से बोल दो, फिर बंद कर देंगे क्लास अपन। अरे
कोई नहीं बोल रहे मोड ऑफ एक्शन क्या रह सकता है। अरे ईसीटी दे रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है देने के बाद, कोई भी गोली खाने के बाद उसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हो रहा है ना बॉडी में। वैसे ईसीटी देने के बाद बॉडी में क्या इफेक्ट होता है कि पेशेंट का दिमाग अच्छा हो जाता है, कुछ तो रहता होगा। हार्मोन लेवल बढ़ जाते होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर नॉर्मल हो जाते ना, हार्मोन लेवल नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर। सॉरी सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज होतात का काय? हाँ, अब बताता हूँ मैं, उसी के बारे में अभी पढ़ेंगे हम। कभी भी हम अगर लिथियम कभी भी हम ईसीटी अगर दे रहे हैं ना, तो वी हैव टू स्टॉप लिथियम बार्बिचुरेट, ओके। बिकॉज जो थ्रेशोल्ड लेवल रहेगा वोल्टेज का वो डिक्रीज करता है लिथियम एंड बार्बिचुरेट्स, ध्यान में रखना, ठीक है। लिथियम अगर मैनिया का पेशेंट है तो उसको लिथियम चलते रहेगा, तो अगर मैनिया का पेशेंट लिथियम चल रहा है उसको हम लोग ये दे देंगे, ईसीटी देंगे, तो उसको ईसीटी प्रॉपरली बैठेगी नहीं, क्योंकि ईसीटी के जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहेगा ना वो डिक्रीज कर देता है लिथियम एंड बार्बिचुरेट्स, ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है। टेक्निक्स थोड़ी देर के बाद बता देता हूँ। बेसिकली ये मोड ऑफ एक्शन बता देता हूँ, अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे जो टेक्निक होती है कैसे होती है, देखो डायरेक्ट ईसीटी के बारे में बता ही दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता है बोल के, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ईसीजी दैट इज मॉडिफाइड ईसीटी हम लोग यूज कर रहे हैं, ओके। जो बिल आया था इंडियन मेंटल हेल्थ केयर बिल 7 अप्रैल 2017 को बिल आया था, पता है क्या आपको। पहले डायरेक्ट ईसीटी में पेशेंट को एनबीएम रखा जाता था 4 से 6 घंटा, ठीक है, ओके। एंड एट्रोपिन देते थे उसको, एंड देन ईसीटी दे देते थे। कोई भी अनस्थेशिया का एजेंट नहीं लगता था, एट्रोपिन अनस्थेटिक एजेंट नहीं है, ध्यान में रखना। तो बोलेंगे साला एट्रोपिन अनस्थेटिक, सर एट्रोपिन तो दे रहे हैं हम। डायरेक्ट में एनबीएम रखते थे पेशेंट को 4 से 6 घंटे के लिए, उसके बाद उसको एट्रोपिन देते थे एंड देन ईसीटी दे देते थे। बट जब ये इंडियन मेंटल हेल्थ केयर बिल 7 अप्रैल 2017 को आया, उसने बोला है कि ईसीटी शुड बी गिवन इन हॉस्पिटल सेटिंग ओनली, ओके। कभी भी हॉस्पिटल सेटिंग में ही ईसीटी देना है, ओके, ठीक है। हॉस्पिटल सेटिंग में ही ईसीटी देना है, ओके। एंड डायरेक्ट ईसीटी नहीं देना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि उसके बाद इनडायरेक्ट, दैट इज इनडायरेक्ट मींस मॉडिफाइड, ध्यान में रखना है। इनडायरेक्ट ईसीटी को ही हम मॉडिफाइड बोलते हैं। इसमें पेशेंट एनबीएम रहता है, उसके बाद प्री ऑप में उसको हम लोग एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। कितना एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, 0.5 टू 1 मिलीग्राम हम लोग एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। 0.5 टू 1 मिलीग्राम एट्रोपिन सल्फेट देते हैं टू डिक्रीज द सलाइवा डिक्रीज करने के लिए। उसके बाद हम लोग अनस्थेटिक एजेंट देते हैं। अनस्थेटिक एजेंट कौन सा, मैंने 2 बताए, कौन सा दिया, हाँ, मिथो, कौन सा बोला था मैंने, मिथो, बताओ मेरे को, कौन सा बोला मैंने एनेस्थेटिक एजेंट, बताओ। एक है सोडियम पेंटाथॉल, थियोपेंटाथॉल, सोडियम, सोडियम पेंथोल, यस सोडियम थियोपेंटाथॉल, सोडियम थियोपेंटाथॉल या पेंटाथॉल वो, और दूसरा मिथो, क्या बोला मिथो, दूसरा कौन सा बोला था मैंने, मिथोहेक्लेटेट, हेक्सिडेट, हाँ, ठीक है, वो हो गया, ओके। तो ये दोनों क्यों देते हैं, टू रिड्यूस द एंजाइटी, समझ में आ गया। अनेस्थेटिक एजेंट क्यों दे रहे हैं हम लोग, टू रिड्यूस द मिथोहेक्सिडेट, यस, क्यों देते हैं हम लोग, टू रिड्यूस द एंजाइटी, ठीक है। कितना देते हैं हम लोग वो, 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग देते हैं। 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, थियोपेंटाथॉल सोडियम, देन मिथो हेक्सिडेट, ओके। उसके बाद मसल रिलैक्सेंट, ओके। मसल रिलैक्सेंट कौन सा देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक करता है ये। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक करने के लिए हम लोग देते हैं सक्सिनिलकोलिन, मसल रिलैक्सेंट है, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। मसल रिलैक्सेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए पेशेंट को। मसल स्टिफ रहेंगे ना, मसल स्टिफ रहेंगे तो पेशेंट को फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन सक्सिनिलकोलिन देने के बाद पेशेंट का जो बॉडी क्या रहेगा, रिलैक्स हो जाएगा। इट विल प्रिवेंट द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, समझ में आ गया सबको। देन उसके बाद वी हैव टू गिव 100% ऑक्सीजनेशन। 100% ऑक्सीजनेशन क्यों दे रहे हैं हम, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोक्सिया, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोक्सिया इन द ब्रेन।
ओके इससे क्या हो जाएगा, टू डिक्रीज द रेट्रोग्रेड अमनेसिया एंड कंफ्यूजन। तो इससे पेशेंट को क्या होगा, रेट्रोग्रेड अमनेसिया नहीं होगा एंड कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, 100% ऑक्सीजनेशन से। ओके तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, बैग यूज करते हैं, बैग एंड वेंटिलेशन, अम्बू बैग यूज करते हैं टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोक्सिया इन द ब्रेन। ओके ऑक्सीजन लेवल ब्रेन तक मिलनी चाहिए, उससे रेट्रोग्रेड अमनेसिया नहीं होगा, पेशेंट को कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके समझ में आ गया आपको? यस ओके। देन उसके बाद हम देखेंगे इंडिकेशन, हमने बताया सुसाइडल आइडिएशन सर्वात इंपॉर्टेंट, एंटी सुसाइडल एजेंट है ईसीटी, यानी ईसीडी का ही, ईसीडी का रीजन ही है, ईसीडी को हम एंटी सुसाइडल एजेंट ही बोलते हैं। ठीक है तो सुसाइडल आइडिएशन अटेम्प्ट वाले पेशेंट को ईसीटी देना ही पड़ता है। मेजर डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, ठीक है, मैनिया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोसिस डिसऑर्डर, इसमें ईसीटी नॉट इफेक्टिव। सिंपल एंड हेबेफ्रेनिक स्किजोफ्रेनिया में ईसीटी इफेक्टिव नहीं है। ओके ठीक है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कोई भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, बट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस में बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगा इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर ब्रेन ट्यूमर है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज है, वी हैव टू अवॉइड इट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन देना ही नहीं है। ओके यस। उसके बाद रिलेटिव मैंने बताया, एमआई, स्ट्रोक, पेसमेकर, सब में, इपिलिप्सी, पल्मोनरी डिसऑर्डर, सब में हम दे सकते हैं, कोई रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है ही नहीं। ओके देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईसीटी, क्या क्या है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईसीटी, बताइए मुझे। कॉम्प्लिकेशन ईसीटी सब बताया था। nausea, vomiting, dry mouth, impairment, drowsiness. रेट्रोग्रेड अमनेसिया एंड कंफ्यूजन मोस्ट कॉमन, ये कभी नहीं भूलना है, ये सबसे पहले बोलने का भाई। बाकी सब वो नोजिया वोमिटिंग वो बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईसीटी, रेट्रोग्रेड अमनेसिया और कंफ्यूजन रहता है पेशेंट को। दिस इज मोस्ट कॉमन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। देन उसके बाद फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन। ओके फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन हो सकता है जस्ट लाइक वर्टेब्रा, वर्टेब्रा का हो सकता है, दैट इज L3 एंड L4 फ्रैक्चर हो सकता है। ओके लंबर स्पाइन। ओके डिसलोकेशन ऑफ जॉ, डिसलोकेशन ऑफ जॉ, इसलिए हमको माउथ गैग डालना पड़ता है। टंग बाइट हो सकता है इसमें। शोल्डर फ्रैक्चर, शोल्डर फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है समझ में आ गया आपको? ओके क्या क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस, रेट्रोग्रेड अमनेसिया, कंफ्यूजन, उसके बाद फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, वर्टेब्रा कौन सा L3 L4 में हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, इसलिए हमको लंबर, जो लंबर स्पाइन रहते हैं ना, उसके नीचे पे हम लोग को पिलो रखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ गिविंग ईसीटी, ध्यान में रखना। समझ में आ गया, पिलो रखना पड़ता है लंबर स्पाइन्स के नीचे, है ना, समझ में आ गया ना ये चीज? क्यों? तो फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए बोल के, ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए लंबर स्पाइन को। डिसलोकेशन ऑफ जॉ, ठीक है। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो बताया। ओके 3 इन एक वीक में कम से कम 3 ईसीटी दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 3 इन अ वीक, अल्टरनेट डे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है 2 to 3 वीक्स तक हम लोग दे सकते हैं 3 इन अ वीक, एक हफ्ते में 3 बार दे सकते हैं। अल्टरनेट डे 6 दिन रहता है तो 3 दिन हम लोग दे सकते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए तो। ओके अप टू 25, मैक्सिमम 25 ईसीटी दे सकते हैं। ठीक है अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन ईसीटी के। ओके तो सबसे पहला है एग्जैक्ट इटियोलॉजी, मोड ऑफ एक्शन कुणालाच माहिती नहीं है। ओके नो बडी नोज, दिस इज हाइपोथेसिस। सबसे पहला है तो ब्रेन वेव थ्योरी,
ब्रेन वेव थ्योरी क्या बोलती है ये? जो भी एबनॉर्मल ब्रेन वेव वो नॉर्मल ब्रेन वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सीधी है। एबनॉर्मल जो ब्रेन वेव होते हैं वो ईसीटी देने के बाद नॉर्मल वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी। अब न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी क्या बोल रहा है कि ईसीटी जो रहता है वो बैलेंस करता है, ईसीटी विल बैलेंस द न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया, एबनॉर्मल था तो उसको बैलेंस करता है। तीसरा है कैटेकोलामाइन थ्योरी। ये कैटेकोलामाइन थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि इट विल रेगुलेट द लेवल ऑफ डोपामाइन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ओके, समझ में आ गया, ये रेगुलेट करता है डोपामाइन को, ओके, एपिनेफ्रिन को एंड नॉर एपिनेफ्रिन को। ओके, कैटेकोलामाइन थ्योरी बोलता है कि इट विल रेगुलेट द लेवल ऑफ डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन बिटवीन द डायनसेफेलॉन एंड लिम्बिक सिस्टम। कहाँ पे? बिटवीन डायनसेफेलॉन एंड लिम्बिक सिस्टम। डायनसेफेलॉन लिम्बिक सिस्टम। ओके, और कुछ है मेरे पास चीजें हैं। ये बोलता है इट विल इंक्रीज न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके, ये पढ़ लेना, हाउ इट विल इंक्रीज द न्यूरोप्लास्टिसिटी। वही है, इट विल बैलेंस द न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। ओके, और ये भी बोलता है इट विल इंक्रीज ब्रेन डिरीव्ड न्यूरोपेप्टाइड फैक्टर, ब्रेन डिरीव्ड न्यूरोपेप्टाइड फैक्टर्स। ओके, बीडीएनएफ। ओके, it will increase brain derived neuropeptide factor. ओके, समझ में आ गया आपको? सो दिस आर द सम मोड ऑफ एक्शन। देन अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद साइड इफेक्ट्स क्या क्या है इसके। साइड इफेक्ट है कंफ्यूजन, सबसे इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजन रहेगा, मोस्ट कॉमन। ओके, दैट इज मेमोरी टेम्पररी लॉस रहेगा, रेट्रोग्रेड अमनेसिया बोलते हैं उसको। ओके, टेम्पररी मेमोरी लॉस, ये रिवर्सिबल रहता है। ओके, एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक उसकी मेमोरी, ओके, टेम्पररी लॉस हो सकती है। कंफ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ही हम रेट्रोग्रेड अमनेसिया बोलते हैं। ओके, ध्यान में रखना। ओके, सो मेमोरी से रिलेटेड अगर पूछा तो यू गो विथ रेट्रोग्रेड ज्यादा रहेगा से एंट्रोग्रेड से। ओके, ओके, अदर में हेडेक रहेगा। ओके, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, टूथ डिसलोकेशन होगा, अभी पढ़ा हमने। ओके, ठीक है, जॉइंट डिसलोकेशन, टूथ, लार्ज जॉइंट, ओके, उसमें। ठीक है, नोशिया, वोमिटिंग वगैरह सब। ओके, नर्सेस रोल क्या रहेगा इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्म फैमिली मेंबर्स अबाउट द साइन एंड साइड इफेक्ट्स। ओके, इन्फॉर्म फैमिली मेंबर्स अबाउट साइड इफेक्ट्स। ओके, वी हैव टू टेक कंसेंट बिफोर ईसीटी, वी हैव टू टेक कंसेंट, ओके, बिफोर ईसीटी, ध्यान में रखना। अब नर्सिंग केयर की बात करेंगे तो क्या रहेगा नर्सिंग केयर में? प्री ऑपरेटिव में नर्सिंग केयर क्या दोगे? बताओ मेरे को, प्री ऑपरेटिव में नर्सिंग केयर क्या रहेगी, कौन बताएगा? फटाफट बोलो। सबसे पहले तो एनपीओ रहेगा, कितने आवर्स? 8 आवर्स। वी हैव टू डू ऑल इन्वेस्टिगेशंस, देन रिमूव ऑल द मेटल्स, मीन्स क्या करने का? ऑर्नामेंट्स निकाल देने का। ओके,
नेल पॉलिश निकाल देना, रिमूव नेल पॉलिश, वॉश हेयर विथ शैम्पू। ओके, क्योंकि क्या है, ऑयल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ऑयल बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट्स वाई हमको वॉश करना है हेयर्स, शैम्पू, तेल नहीं रहना चाहिए। लूज क्लोथ पहनाना है पेशेंट को, जब ये आएंगे टोनिक क्लोनिक सीजर्स आएगा, इंजरी होने की बहुत ज्यादा चांस रहता है। देन प्री ऑपरेटिव में इंजेक्शन एट्रोपिन देना। समझ में आ गया सबको? प्री ऑपरेटिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रॉप ड्यूरिंग ईसीटी। क्या करने का, पेशेंट सुपाइन रहेगा, ओके, सुपाइन पोजीशन में देंगे ईसीटी। उसके बाद पिलो, कहाँ देने का पिलो, कहाँ देने का पिलो बताओ, अब भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो किधर देने का, लंबर लंबर यस, लंबर कर्व में, ओके, ठीक है। उसके बाद माउथ गैग देने का, ठीक है। माउथ गैग कहाँ देते हैं, कहाँ लगाते हैं माउथ गैग, ए बाबा माउथ गैग नहीं देता है तुमको, दातामध्ये लावतात ना. दातामध्ये लावतात का? दातात गंभीर अरे टंग बाईट नाही झाली पाहिजे म्हणून माउथ गॅग जिभेच्या देतात. खालीला. नेक हाइपर एक्सटेंशन, ओके, नेक हाइपर एक्सटेंशन क्यों देते हैं बताओ, सपोर्ट जॉइंट इन फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। नेक हाइपर हाइपर एक्सटेंशन क्यों देते हैं बताओ, एस्पिरेट नहीं करना चाहिए बोल के नेक हाइपर एक्सटेंशन, और उसको क्या बोलते हैं कि उसको ऑक्सीजनेशन फैसिलिटेट होना चाहिए बोल के, ठीक है, समझ में आ गया। ऑल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आफ्टर ईसीटी, ओके, आफ्टर ईसीटी क्या, हाँ, अब ड्यूरिंग में हमने इसमें ये नहीं पढ़ा कि अनेस्थेटिक एजेंट, अनेस्थेटिक ड्रग्स देने, ओके, उसके बाद मसल रिलैक्सेंट 100% O2, समझ में आ गया आपको, देन ऑब्जर्व फॉर सीजर्स, ग्रैंड मल सीजर्स, ओके, ये हो गया ड्यूरिंग ईसीटी। आफ्टर ईसीटी क्या करना है, वी हैव टू चेक वाइटल साइंस, ठीक है। उसके बाद हाँ, पोजीशन कौन सी देना है आफ्टर ईसीटी, बताओ मेरे को, कौन बताएगा मेरे को आफ्टर ईसीटी पोजीशन कौन सी देना है, आफ्टर ईसीटी कौन सी पोजीशन देने का भाई, बोलो जल्दी से, क्यों भाई, क्यों साइड लाइन पोजीशन देने का, बताओ मेरे को, क्यों साइड लाइन पोजीशन देने का, आफ्टर ईसीटी साइड लाइन पोजीशन क्यों देना है, हम्म, वी हैव टू प्रोवाइड साइड लाइन पोजीशन, यस, एस्पिरेशन के लिए, ओके, वाइप द सिक्रीशन, ओके, फ्रॉम माउथ, ओके, देन रीओरिएंटेशन टू पेशेंट, रीओरिएंट करना पेशेंट को, ओके, टाइम प्लेस से, ओके, वी हैव टू नोट एनी इंजुरी टू पेशेंट ऑन पेशेंट बॉडी, फाइंड आउट करने का पेशेंट की बॉडी में कुछ इंजुरी आई हुई क्या वगैरह। देन आफ्टर 1 hour पेशेंट शुड गिव सिप ऑफ वाटर एंड ब्रेकफास्ट, ओके, कब, आफ्टर आर गिव सिप ऑफ वाटर,
ओके, देन ब्रेकफास्ट, ठीक है, समझ में आ गया क्या? देन आफ्टर दैट अलाउ पेशेंट फॉर डेली रूटीन एक्टिविटी। ओके, समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस, वेरी गुड, नाइस, सबको समझ में आ गया। ईसीटी सुपाइन पोजीशन में ही देते हैं, ध्यान में रखना, बट ईसीटी होने के बाद हमको साइड लाइन पोजीशन देते हैं, तो प्लीज कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। ओके, कंफ्यूजन हो गया क्या इसमें? नहीं होगा ना? अब की पॉइंट देख लेते हैं हम इसमें। कितनी डेथ होती है ईसीटी देने के बाद? कितने पेशेंट की डेथ हुई है अभी तक, बताओ? 1 in 1 लाख। ओके, 1 लाख में एक पेशेंट की डेथ होती है। ओके, मोस्ट कॉमनली किसको दिया जाता है ईसीटी? किसको देते हैं? गिवन टू यंग फीमेल। यंग फीमेल्स में ईसीटी ज्यादा लगती है। ओके, क्योंकि इनको डिप्रेशन ज्यादा आता है ना? देखो, आप में से बहुत सारे लोग यंग फीमेल रहेंगे, संभल के। 25 साल की जो रहती है ना मोस्टली, ओके, यंग फीमेल्स में डिप्रेशन। देन ड्रग्स नॉट यूज्ड इन ड्यूरिंग ईसीटी। कौन कौन से ड्रग्स नहीं यूज करना मैंने बताया था, बताओ मेरे को। लिथियम। यस, लिथियम। और दूसरा ही बोला था, बेंजो डायजेपिन, बार्बिचरेट बोला था ना मैंने, वही तो है बेंजो डायजेपिन, क्लोजेपिन, ठीक है। सो ये नहीं देना, क्योंकि ये क्या करता है बोलो? डिक्रीज क्या करता है? सीजर का जो ड्यूरेशन है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि ये डिक्रीज करता है थ्रेशोल्ड किसका? वोल्टेज का, इसकी वजह से। ओके, एंड दूसरे कौन से ड्रग नहीं देना है बताओ? लिडोकेन सुना है क्या? लिडोकेन एंड थियोफाइलिन, ये दोनों क्या करते हैं? क्या करते हैं ये दोनों? इंक्रीज क्या करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ सीजर, ये वोल्टेज और बढ़ा देते हैं। 70 to 130 से ये ज्यादा कर देते हैं वोल्टेज, ठीक है। इसलिए लिडोकेन थियोफाइलिन भी हमको अवॉइड करें, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ सीजर। एक कम करता है तो एक ज्यादा कर देता है, सो दैट्स व्हाई ये भी ड्रग, ये भी ड्रग, ये भी ड्रग, ये भी ड्रग हमको अवॉइड करना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया क्या ईसीटी के बारे में? ईसीटी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। कहाँ प्लेसमेंट होता है, कौन सा ड्रग देता है, कितने देते हैं, क्या देते हैं, यूनिलैटरल बायलैटरल, सबको समझ में आ गई क्या? इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सब कुछ? यस, चला मग आपण भेटूया उद्याला रात्री. ओके, मे बी उद्या मी क्लास घेईन का थोडंसं मला कन्फ्युजन आहे, मी संध्याकाळी तुम्हाला अपडेट करून देणार उद्याला, कारण उद्याला पण मी दिवसभर नाहीये, मे बी संध्याकाळी घेईन मी जर आलो लवकर तर, ठीक आहे. तर आपण उद्यालाच रात्रीला भेटू. मोस्ट प्रॉब्ली मी घेणार उद्याला क्लास. ओके, मी लेट आलो तरी क्लास घेणार, बट कदाचित खूपच लेट झालं तर मग नाही घेणार. ओके, गुड नाइट. सबको समझ में आ गया ना? यस, थैंक यू. यस, ओके.